नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। यूरोप महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट को समझने के लिए आपको दो तीन डेफिनेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप किसको कहते हैं? एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको बोलते हैं द्वीप। जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको बोलते हैं द्वीप यानी कि आइलैंड। और जब वही जमीन बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं महाद्वीप। द्वीप, महाद्वीप। महाद्वीप मतलब कि कॉन्टिनेंट। आप किसी भी महाद्वीप को देखोगे वो बहुत बड़ी जमीन होगी और चारों तरफ से वो पानी से घिरी होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका। लेकिन बात है यूरोप की। यूरोप चारों तरफ से पानी से नहीं घिरा हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे टीचर्स में और स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहती है, जिसको मैं दूर करूंगा, आशीष अंतिल दूर करेगा। कैसे? अपने पूरी ज्योग्राफी और पॉलिटी इसको यूज करते हुए एक बात को समझिएगा। पहले तो आप देखिएगा यहां पर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है। ये जो पानी आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। अब कहां है सेपरेट करने वाला पानी जो दो महाद्वीपों को अलग करता है? ये तो यूरोप है। कहां से अलग करें हम? अगर हमने पूरा कंसीडर कर दिया तो एक अलग शब्द पैदा हो जाता है, यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। बट हम यूरेशिया नाम का कोई अलग से महाद्वीप कॉन्टिनेंट नहीं पड़ता है। यह सिर्फ एक टर्म है, एक शब्द है, शब्दावली है और कुछ भी नहीं है। तो यूरोप किधर पड़ेगा, उसकी बाउंड्री किधर है, इसको समझिएगा। देखने को तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया ये उसकी बाउंड्री। नीचे भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए आप देखिएगा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ये रहा अफ्रीका, यूरोप, एशिया। सबसे पहले हम ये बाउंड्री तय कर देते हैं जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और फिर भूमध्य सागर से हम लोग जाएंगे ब्लैक सी तक। अब ब्लैक सी तक आप जाओगे कैसे, इसको मैं थोड़ा और जूम करके बात करूं ताकि आपको पता चले कि यूरोप और एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है। देखिए, अगर मैं इस इलाके पर फोकस करूं, देखिए ये वाला इलाका भूमध्य सागर से ब्लैक सी की तरफ जो रास्ता जाएगा, इस रास्ते को मैं अगर फोकस करूं तो पड़ेगा इस प्रकार से। भूमध्य सागर से नाव में जाओ, जहाज में जाओ, तो आप जा पहुंचोगे एजियन सी में। एजियन एक सी है, एक समुद्र पड़ता है, कहां पर भूमध्य सागर से ही कनेक्टेड है। वहां से एक समुद्री रास्ता होगा जो तुर्की को बीच में से तोड़ते हुए आगे जाता है, जिसको डार्डेनल्स बोला जाता है। लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, आपको पिक्चर में ही दिखाऊंगा क्या बोलते हैं उस रास्ते को। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या शेषा सूरी मार्ग नाम से कुछ मार्ग होते हैं, वैसे समुद्री मार्ग भी होती हैं, जिसको जल डमरू यानी कि स्टेट्स कहा जाता है। तो होता क्या है, अगर आप भूमध्य सागर से एजियन सी की तरफ जाओगे, एजियन सागर से डार्डेनल्स नाम के रास्ते को पार करोगी, वो रास्ता जो तुर्की को दो भागों में डिवाइड करता है, ताकि तुर्की कुछ हद तक एशिया में रहे और कुछ हद तक यूरोप में रहे। जी हां, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में और यूरोप में दोनों कॉन्टिनेंट में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, एक अंतर महाद्वीपीय देश पड़ता है। उसके बाद आप सीधा पहुंच जाओगे मार्मरा सागर तक। मार्मरा सागर से जाओगे आप अपनी नाव को लेकर, जहाज को लेकर, जो भी आप जा रहे हो, उससे बाद आप सीधा इस रास्ते से होते हुए काले सागर पर जाओगे। ये जो रास्ता लाल रंग का मैंने यहां पर दिखा रखा है, इसको बोलते हैं बोस्फोरस। बोस्फोरस। तो कुल मिला के भूमध्य सागर से एजियन सी, एजियन सागर से डार्डेनल्स, डार्डेनल्स से मार्मरा सागर, मार्मरा सागर से बोस्फोरस, बोस्फोरस से काला सागर। और इस प्रकार से जो यूरोप के नीचे की जो जमीन आपको दिखाई दे रही है, ये अटलांटिक महासागर, इसके नीचे मेरे मार्कर के नीचे अफ्रीका है और इसके ऊपर यूरोप है। और यह भूमध्य सागर, एजियन सी, डार्डेनल्स, मार्मरा सागर, बोस्फोरस और काले सागर तक आप लोग जा पहुंचोगे। अगर इस डायग्राम को और बारीकी से देखना है तो इस डायग्राम को जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, आप ध्यान से समझिएगा। भूमध्य सागर से आगे जाओगे, एक सागर पड़ेगा एजियन। उसके बाद समुद्र का रास्ता है जल डमरू, जैसे नेशनल हाईवे के नाम होते हैं वैसे समुद्री रास्ते का भी नाम है, उसका नाम पड़ता है डार्डेनल्स। डार्डेनल्स जो मेरे बोलते वक्त आप लोगों को समझ में शायद ना भी आया हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उसको लिख भी दिया है। डार्डेनल्स के बाद आप सीधा इस रास्ते को पार करके एक प्रकार से मान के चलो पुल है, समुद्र के अंदर पुल नहीं, समुद्री रास्ता है, समुद्री रास्ता। उसके बाद आप जा पहुंचोगे मार्मरा सागर में। मार्मरा सागर के बाद एक और रास्ते को पार करोगे जिसको हम बोलते हैं बोस्फोरस, और फिर जा पहुंचोगे काला सागर। काला सागर जैसे मैंने आपको बताया,
और जैसे ही आपकी नाव, आपका जहाज आगे उतरेगा समुद्र के बिल्कुल जमीन के किनारे पर, कोस्टल एरिया में, वहां से शुरू हो जाएगा एक पहाड़। कौन से पहाड़? कोकेसस माउंटेन। कोकेसस माउंटेन यूरोप और एशिया के सबसे एक प्रसिद्ध माउंटेन में से किए जाती हैं। जैसे हिमालय है, वैसे ही पड़ते कोकेसस। कोकेसस जो कि रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान नाम के देशों में पड़ता है। और वहां से उस माउंटेन पे चढ़ाई करते 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 अगर आप आगे जाओगे तो फिर आपको मिलेगी यूराल नदी। यूराल नदी जो कि कजाकिस्तान से, कैस्पियन सागर से, ये आपको पहुंचाएगा कैस्पियन सागर में, और कैस्पियन सागर से देखिए वही ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर यूरोप की बाउंड्री क्या है। मैं आप लोगों को यूरोप की बाउंड्री के बारे में बता रहा हूं, तभी आप समझ पाओगे कि वहां पर देश कौन कौन से हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए भूमध्य सागर के बाद एशियन, एशियन के बाद डार्डेनल्स, डार्डेनल्स के बाद मार्मरा सागर, मार्मरा सागर के बाद बॉस्फोरस, फिर काला सागर, काला सागर के बाद यहां पर पड़ जाएगा वो पहाड़, जिस पहाड़ की मैं बात कर रहा हूं, ये यहां पर वो पहाड़ है। कौन सा? कोकेसस। और कोकेसस के बाद एक झील पड़ती है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील। कौन सी? कैस्पियन सागर, जो यहां है। ये 4-5 देशों से घिरी हुई ये झील पड़ती है, कैस्पियन सागर। आप पहाड़ से उतरोगे, कैस्पियन सागर, नाम में सागर है लेकिन है वो झील। फिर उसमें आप नाव से होते हुए थोड़ा सा और आगे जाओ, और आगे जाओगे तो यहां कजाकिस्तान में उतरोगे, और कजाकिस्तान में आगे चलोगे तो फिर आपको एक नदी मिलेगी जिस नदी का नाम है यूराल। यूराल नदी से होते हुए फिर आपको एक पहाड़ मिलेंगे, यूराल पहाड़, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन। इस प्रकार से यूराल माउंटेन जो बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो जनाब इसी के बीच में है यूरोप। क्या कहानी है यूरोप की। मैंने वो तेजी से इसको बताने की आप लोगों को कोशिश करी, आखिर ये यूरोप पड़ता किस एरिया में है। क्योंकि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। तो आखिर उसकी बाउंड्री क्या है? उसकी बाउंड्री है ये, इस लाइन से ऊपर यूरोप है, नीचे इधर अफ्रीका है, और इधर आपका एशिया है। जिसकी वजह से, क्योंकि दो चारों तरफ समुद्र में ना घिरे होने की वजह से यूरोप में कई देश ऐसे हैं जो दोनों महाद्वीपों में पड़ते हैं। दोनों मतलब कि यूरोप में और एशिया में ऐसे देशों की संख्या पड़ती है 7। जैसे कि रशिया। जी हां, रशिया इंटरकॉन्टिनेंट कंट्री है, अंत महाद्वीपीय देश है। रशिया का ये वाला हिस्सा वो यूरोप में कंसीडर किया जाता है, और रशिया का उधर वाला हिस्सा वो एशिया में, यूरोप और एशिया में। नीचे देखोगे, 1 रशिया, 2 कजाकिस्तान, 3 देश इधर है। कौन कौन से? जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। तो 5 हो गए। उसके बाद छठा तुर्की, और एक यहां पर पड़ता है 7वां साइप्रस। तुर्की के ठीक नीचे भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में साइप्रस। ये 7 देश एशिया में भी कंसीडर होते हैं और यूरोप में भी कंसीडर होते हैं। अब आप मेरे से पूछना चाहो कि सर यूरोप में देश कितने हैं, तो मोटे तौर पर यूरोप में 50 देश पड़ते हैं। 50 में से 7 देश पड़ते हैं जो यूरोप और एशिया दोनों जगह पड़ते हैं। तो पूर्णतः कंप्लीटली यूरोप के अंदर देश पड़ जाएंगे 43। ये 7 भी यूरोप में ही है, लेकिन ये 7 देश रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, साइप्रस, ऊपर से आया हूं मैं ऐसे गिनते हुए। एशिया देख लो, ये 7 देश एशिया में भी मिलेंगे। यूरोप देख लो, ये 7 देश यूरोप में भी मिलेंगे। जैसे कि अगर किसी को नाम में अगर वो लिखना हो तो मैंने आप लोगों के सामने नाम भी लिख रखे हैं, जिनमें से ज्योग्राफिकली ये 5 देश कंप्लीटली यूरोप में और एशिया में पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जो कुछ हिस्सा, जैसे आर्मेनिया, साइप्रस। अब साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ज्योग्राफिकली ये भूमध्य सागर में है, लेकिन पॉलिटिकली ये यूरोप में भी कंसीडर किया जाता है। इसलिए 7 देश, मान लो 7 देश इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। उसके बाद जो यूरोप में देश बचे
कितने? 50 में से 7 हटा दो, कितने बचे? 43। 43 कंट्रीज को अगर याद करना चाहते हो तो जनाब आपको हर देश को याद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है अभी तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? वरना वीडियो को अपना पॉज करके या फिर कैसे भी करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखिए, अब इन 7 के अलावा वो 43 देश कहां पर है? तो यूरोप की बाउंड्री आप लोगों के सामने तय हो चुकी है। कॉकेसस से होते हुए कैस्पियन सागर, यूराल नदी से होते हुए यूराल पहाड़ से उधर एशिया, नीचे अफ्रीका, और यह है आपका यूरोप। तो एग्जैक्टली कहां है यूरोप? आपको पता चल गया होगा कहां है यूरोप और कितना बड़ा है यूरोप। क्लियर? ग्रेट, बेहतरीन। उसके बाद अगर आप इस कंट्री को, इस 43 इन देशों को याद करना चाहती हूं तो सीधा याद मत करना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, सेट बना बना के याद करना। सेट बना बना के याद करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक रेखा का नाम शायद सुना होगा, इस प्रकार से जाती है, जिस रेखा को बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है। जीएमटी वो लाइन है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक उधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक उधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध। तो 3 देश जो जीएमटी पर पड़ती हैं, ग्रीनविच मीन टाइम पर पड़ती हैं, वो है ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, ये वो 3 देश हैं। सेट बना बना के याद करोगे, यूरोप का एक एक जगह, एक एक चप्पा आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है? और 7 वो देश भी मैंने आपको बताए जो यूरोप और एशिया दोनों में कंसिडर किए जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा 6 देशों का एक सेट बनेगा। कौन से 6 देश? ब्रिटेन, वो बताया ना, देखो ये पिछली स्क्रीन पर ये लाल रंग का जो आपको दिखा रहा है, ब्रिटेन, उससे नीचे फ्रांस, उससे नीचे स्पेन। मतलब यूरोप मोटे तौर पर ईस्टर्न यानी कि पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ना कि वेस्टर्न पश्चिमी गोलार्ध में। पश्चिमी गोलार्ध में ज्यादा देश नहीं पड़ते हैं। एक तो यही है ब्रिटेन जो दोनों गोलार्ध में है, ईस्ट और वेस्ट। फ्रांस ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर में है, और स्पेन ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर में है। उसके अलावा पुर्तगाल जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यूरोप का एक ऐसा देश, याद रखना, यूरोप का एक ऐसा देश जो वेस्टर्न पश्चिमी गोलार्ध में है। और उसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड सुना होगा, आयरलैंड क्रिकेट में उसकी टीम भी पड़ती है। तो आपने तो कहा था कि सर 6 देशों का समूह, हां तो 6 देश करेंगे ना यहां पर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, और थोड़ा और ऊपर चले जाओ, और ऊपर चले जाओ, यहां पर पड़ेगा आइसलैंड। आइसलैंड बर्फीला, पूरा बर्फ से भरा हुआ एक जगह जिसको आइसलैंड के नाम से पुकारा जाता है। तो 6 देश उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गए होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, और ऊपर आइसलैंड। आयरलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड से नॉर्थ उधर। जो 6 ये देश जिनका सेट आप लोगों को याद हुआ होगा। नेक्स्ट, अब अगले 2 देश होंगे जो नक्शे पर जितना भी ढूंढना चाहो ढूंढ लो, तुम्हें मिलेंगे नहीं, मतलब ही नहीं बनता मिलेंगे। और वो पड़ता है स्पेन। भाई कर रहे ना, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, कर रहे ना, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर पड़ता है एक देश जिसको बोलते हैं एंडोरा। एंडोरा ब्रिटेन और फ्रांस के बॉर्डर पर, बहुत बहुत छोटा सा देश है। और दूसरा इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर, या एक और फ्रांस के बिल्कुल नीचे, इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर इधर पड़ता है मोनाको। आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी बोला जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश वो मोनाको बोला जाता है, जो 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है और नीचे भूमध्य सागर, जहां से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। और आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी समुद्री रेखा वाला देश मोनाको। वो आपने सुना है मोनाको बिस्कुट, मोनाको के बिस्कुट आते हैं, नहीं वो यहां के नहीं है, बट वो नाम यहां का है बस, बाकी मोनाको। तो 6 देश और 2 देश, 8 देश आपको हो गए होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, आइसलैंड, एंडोरा और मोनाको, 8 देश। 43 देश याद करवाने हैं मुझे। और अगला सेगमेंट,
अगला सेगमेंट मेरा 6 देशों का और होगा, और वो होंगे फ्रांस से ऊपर। जी हां, फ्रांस से ही ऊपर होगा, एक होगा बेल्जियम। नंबर 1 बेल्जियम। बेल्जियम जिसको यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में सबसे ज्यादा जो युद्ध भूमि बनी थी वो बेल्जियम ही बनी थी, जो कि इधर ब्रिटेन, नीचे फ्रांस है, इधर जर्मनी वगैरह, वो मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता, अभी बात सुनिएगा। बेल्जियम, बेल्जियम के बाद ये लक्स लिखा है। लक्स मतलब वो साबुन नहीं है कि लक्स और क्या, वो नहीं है, इसको बोलते हैं लक्समबर्ग। मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग, ताकि मेरा सेगमेंट खराब ना हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं लक्समबर्ग। ये बहुत छोटा देश है, आपको नक्शे पर ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए इसी सेगमेंट को पढ़िएगा तभी क्लियर होगा। तो एक बेल्जियम, लक्समबर्ग, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नीदरलैंड जिसको डच बोला करते थे, आपको पता होगा इंडिया पे राज करने के लिए आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच नीदरलैंड, नीदरलैंड। और उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद पोलैंड, और जर्मनी से ऊपर डेनमार्क। 6 देशों का यह सेट आपको याद रखना है, 6 देशों का यह सेट आपको याद रखना है। बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड और डेनमार्क। डेनमार्क जो इंडिया में आए थे। तो कितने हो गए? 6 देशों का सेट ये, एंडोरा और मोनाको 2, ये 8, और 6 देश ये बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी के ऊपर डेनमार्क। हो गए ना, एक प्रकार से 14 देश, 14 कंट्रीज। आप लोगों को ध्यान। नेक्स्ट सेगमेंट, अब हम थोड़ा जर्मनी से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये ब्रिटेन, आयरलैंड, इनसे थोड़ा उधर की तरफ चलते हैं, और 3 देशों का सेट यहां पर याद करना आपको, 3 देशों का, और वो है नॉर्वे। सुना ही होगा, अर्धरात्रि का सूर्य वाला देश, एक ऐसा देश जहां रात को भी सूरज दिखाई देता है, खासकर जून के महीने में। जी हां, जून के महीने में रात के 12 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, यहां पर सूरज दिखाई देता है। नॉर्थ में पड़ता बहुत ज्यादा। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, 3 देशों का सेट। बार बार मेरी क्लास को देखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इससे पहली स्लाइड क्या, वही बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, ऐसे याद कीजिएगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो 17 देश लगभग आप लोग कर चुके हो। उससे अगला 3 देशों का सेट आप और करोगे, वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड किया था। उससे नीचे आ जाओ, सीक्वेंस वाइज जाऊंगा, सीक्वेंस वाइज याद करो। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, फिर इधर से होते हुए, फिर ऊपर से होते हुए, सीक्वेंस वाइज इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। नहीं, ये ठीक है, ये हल्का सा रशिया का इलाका है, रशिया उधर भी इधर भी, जैसे भारत इधर है और उधर अंडमान निकोबार थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए रशिया और पड़ जाता है उसके बीच में। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 20 देश हम लोग कर रहे हैं। हम इसको दोबारा सीक्वेंस में लेके चलेंगे, बिल्कुल लेके चलेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये सीक्वेंस याद करने हैं। उसके बाद इस्टोनिया के बाद अगला सीक्वेंस इधर ही करेंगे। नहीं, वैसे मैं ऐसा करता हूं, 3 के साथ साथ ना इसी में खत्म कर देता हूं। 3, 1 2 3, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और माल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा। आपने सुना यूएसएसआर, सोवियत रूस, ये 6 के 6 देश सोवियत रूस में थे। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा। बेलारूस, रशिया, रूस, बेलारूस, यूक्रेन नाम सुना ही होगा, यूक्रेन, और माल्डोवा। जो 6 देशों का सेगमेंट आप इस प्रकार से यहां पर भी याद कर सकते हो, है ना, 6 देशों का सेगमेंट। नेक्स्ट तो बेलारूस, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड आपने कर लिया। अब 2 देशों का सेगमेंट, जर्मनी से नीचे आएगा चेक रिपब्लिक,
एक जमाने में चेकोस्लोवाकिया एक देश हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेक रिपब्लिक अलग हो गया, चेक गणराज्य अलग हो गया पोलैंड के नीचे, उधर जर्मनी है, जर्मनी, और स्लोवाकिया अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। नक्शे पर जब ध्यान से देखो, इसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगी इन सभी देशों को, ठीक है। पोलैंड के नीचे चेकोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया एक देश था, वो आज चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, वो दो अलग देश पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट में अब हम चलते हैं एक और तरफ। करा था ये चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी करा था, ये जर्मनी, ये सब चीज करी थी ना आप लोगों ने। स्विट्जरलैंड, वही यूरोप की एक खूबसूरत भूमि। यहां पर तीन देशों का सेगमेंट याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, उसके बीच में एक छोटा सा देश है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम अगर नक्शे को माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो भी आप लोगों को ये दिख जाए, लिechtenstein। लिechtenstein इस छोटे से देश को बोलते हैं LIECHTENSTEIN, लिechtenstein। लिechtenstein इस छोटे से देश को बोलते हैं स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, और उससे आगे ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, तीन देश बैक टू बैक इस प्रकार से, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ। अब चलते हैं वही ऑस्ट्रिया। अब यहां पर 6-7 देशों का एक सेगमेंट बनेगा, कुल मिला के देखते हैं कितने देशों का बनता है। ऑस्ट्रिया हो गया था, ऑस्ट्रिया, अरे स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हो चुका था। उससे अगला ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये पड़ेगा आपका सर्बिया। यहां पर ये रहा सर्बिया, मेरे को लगा बीच में पानी घुसा दिया, मगर सर्बिया कहां गायब हो गया है? स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, आगे हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया। दिख रहे हैं आप लोगों को लगभग 6-7 देश टोटल जो मैंने आपको गिनवाए यहां पर, ठीक है। आप हिसाब लगा लेना, अब तक लगभग हमारे, मैं देख लूंगा अभी कितने देश हो चुके हैं, ये कितने देश हो चुके हैं। नेक्स्ट, यूरोप, ये कई सारे देशों को जो अभी तक हमने याद किया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करना चाहूं, अब इस सेगमेंट की तरफ फोकस करूंगा। ये हो गया ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया हो गया। अब मैं इस सेगमेंट की तरफ फोकस करूंगा, ये इटली वाला जो सेगमेंट है, इटली। इटली से बहुत नीचे एक देश पड़ेगा माल्टा, माल्टा, भूमध्य सागर, वही भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जहां से मैंने अपनी क्लास की शुरुआत करी थी, भूमध्य सागर में माल्टा। माल्टा से ऊपर इटली, ये 2 नंबर पर, 1 पर माल्टा, 2 पर इटली, ये सारा इटली, जहां से सोनिया गांधी बिलोंग करती थी, अब तो वो इंडिया में है, लेकिन इटली। और इटली के ही इधर एक बहुत छोटा सा देश अंदर ही पड़ता है, इटली के ही बिल्कुल अंदर, जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो दुनिया की सबसे छोटी सिटी पड़ती है, छोटा देश पड़ता है, सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो 0.50 किलोमीटर स्क्वायर, बस 500 मीटर स्क्वायर से भी कम है, 500, दुनिया का सबसे छोटा देश इटली के इधर अंदर की तरफ आपको मिलेगा, इटली, ठीक है। और एक पड़ेगा आपको इधर ही अंदर की तरफ एक मिलेगा, जिसका नाम है सैन मैरिनो, सैन मैरिनो। तो 4 देशों का सेट आपको ये वाला याद रखना है, माल्टा, इटली। अब इटली के अंदर ही जैसे भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ एक जगह पड़ती है जैसे बांग्लादेश, वैसे आप मान के चलो। तो माल्टा, इटली, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, 4 देशों का समूह, ये 3 और ये 4। बार बार क्लास को देखिएगा और वहां पर इन देशों के समूह को याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसी सीक्वेंस में, इसी सेट में। ग्रेट। अब इटली से ऊपर चलते हैं, इटली से ऊपर का एक लंबा सेगमेंट बनेगा, और वो क्या है, इधर स्लोवेनिया, नहीं वो
चेक रिपब्लिक अलग है, स्लोवाकिया अलग है। स्लोवाकिया अलग है, ये स्लोवेनिया है। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये दो अलग देश हैं यूरोप के अंदर। स्लोवाकिया वो चेक के साथ में है और स्लोवेनिया वो इटली के साथ में है, इटली के जस्ट साथ में है। उसके बाद क्रोएशिया सुना होगा, नेटो का भी मेंबर फिलहाल बना था ये। उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना, ये एक अजीब सा नाम है, मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा इसको, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, ये एक देश पड़ेगा। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, और ये पड़ेगा मॉन्टेनेग्रो। मोंटी कार्लो नहीं, मोंटी कार्लो वो एक अलग कंपनी, मॉन्टेनेग्रो, मैं भी इसको भी यहां पर कहां लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं, मॉन्टेनेग्रो। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो के बाद पड़ेगा अल्बानिया। क्यों अल्बाद कर रहा भाई, अल्बानिया 5, और यह पड़ेगा आपका मैसिडोन यानी कि मैसेडोनिया, अरे जहां से मदर टेरेसा मैसिडोन, मकदूनिया, जहां से सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था। बोले नहीं सर वो तो यूनान से आया था, ग्रीस से आया था। हां, लेकिन उस टाइम यूनान बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो यूनान टूट चुका है। उस यूनान का नॉर्थ वाला हिस्सा वो मैसिडोनिया है, जहां से सिकंदर आया था। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर थर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, और यह पड़ता है यूनान। तो अगर आप देखोगे कितने देशों का सेट लगभग कर लिया है, 43, लगभग 43 देशों का सेट आप लोग कर चुके हो। और 7 देश वो जो शुरुआत में मैंने आपको बताए थे, जो इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय देश है, जो वो देश जो यूरोप और एशिया दोनों में कंसिडर किए जाती हैं। कौन से? अरे रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और साइप्रस, और 43 कंट्रीज ये जिसकी मैंने आपको जिक्र किया। तो इस प्रकार से आप लोग यूरोप में कोई कंफ्यूजन मत पालना। यूरोप की मैंने बाउंड्रीज भी आपको बता दी, एग्जैक्टली यूरोप पड़ता कहां पर है। बहुत लोग कहेंगे इतना यूरोप उतना यूरोप, ये रंगीन दिखे वो यूरोप, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखे वो यूरोप नहीं, बकवास। क्लियर? ग्रेट, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्लास को बार बार देखिएगा, लेकिन सारी कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था, नमस्कार।